कल तुमको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हर जगह नाम नहीं लिख सकते, इसलिए उसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सिंबल का के लिए क्या क्या सिंबल होगा, उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पहले सबसे पहले एल्केमिस्ट ने कुछ सिंबल दिया कि एलिमेंट को इस तरीका से सिंबल से पहचाना जाए। फिर जॉन डाल्टन ने एटम का खोज किया, जॉन डाल्टन ने सिर्फ एटम का सिंबल दिया। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मेथड है ना ब्राजीलियस ने, जे ब्राजीलियस ने दिया कि किसी जो जितना भी एलिमेंट्स है उसके कुछ कुछ एलिमेंट के इंग्लिश नेम पर, कुछ लैटिन नेम के आधार पर उसको सिंबल दिया जाए। तो तरीका क्या था कि उसके पहला लेटर को कैपिटल में लिखा जाए। पहला लेटर को क्या लिखा जाए? कैपिटल में लिखा जाए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट लेटर को उसके बाद स्मॉल में लिखकर सिंबल बनाया गया। तो देखो इधर कुछ ये जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा बेटा? H। हीलियम का सिंबल क्या हो गया? He। तीसरा नंबर पे लिथियम है, लिथियम का सिंबल Li। चौथा पे बेरिलियम है बेटा, बेरिलियम का Be। और पांचवा पे बोरॉन है, पांचवा एटॉमिक नंबर। ये बताएंगे प्रीडिस्ट्री बताएंगे क्लास 10 में तो बताएंगे। पांचवा नंबर पे कौन है? बोरॉन। अब बोरॉन का B है और बेरिलियम का B है, क्यों मैं कल बताया था, है ना। काहे कि मेंडलीव के प्रीडिक्ट क्लासिफिकेशन करने से पहले बोरॉन पहले था बेटा और बेरिलियम बाद में था, है ना। जो बाद में मेंडलीव ने सुधारा, उसके एटॉमिक मास को सुधार करके प्लेस को सुधारा, इसलिए हो गया। छठा पे कार्बन बेटा क्या है? C। तब याद रखना है ना। बिहार बोर्ड में तो बहुत सारे पूछ देगा, हाइड्रोजन का केमिस्ट्री में ही पूछेगा हाइड्रोजन का क्या सिंबल है? H। कार्बन का क्या सिंबल है बेटा? C। सातवां नंबर पे क्या है? सातवां नंबर क्या है? नाइट्रोजन। उसका सिंबल क्या है? N। आठवां नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन। उसका सिंबल क्या है? O। नौवां नंबर पे क्या है? फ्लोरीन का सिंबल क्या है? F। याद करना क्या करना बेटा, देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 10वां नंबर पे कौन है? नियॉन। उसका सिंबल क्या है? Ne। ठीक है। 11 नंबर पे सोडियम है। देखो यहां से तुमको सोडियम तो हिंदी में लिखा है SODIUM, ये इंग्लिश नेम हो गया। लेकिन इसका जो सिंबल है Na है। क्या है? काहे कि ये इंग्लिश नेम पर नहीं है, ये लैटिन नेम पर है। तो काहे इसका लैटिन नेम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। तो नाइट्रियम होता है इसलिए Na है ना। 12 नंबर पे कौन है? मैग्नीशियम Mg। 13 नंबर पे कौन है? एल्युमिनियम। सिंबल क्या होगा बेटा? Al। 14 नंबर पे क्या है? सिलिकॉन Si। 15 नंबर पे कौन है? फास्फोरस का सिंबल P। 16 नंबर पे कौन है? का सिंबल क्या होगा? देख के बोल रहा है बेटा, बिना देखे आना चाहिए। 17 नंबर पे क्या है? क्लोरीन। क्या होता है? Cl। 18 नंबर पे कौन है? Ar। 19 नंबर पे क्या है? तो ये भी देखो लैटिन नेम पर आधार पर होता है। पोटेशियम को लैटिन नेम है कैलियम। कैलियम का इसलिए K हो जाता है। बीच में क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होगा बेटा? Ca। गैस में क्या है? स्कैंडियम Sc, है ना। 22 से याद नहीं है बेटा, 22 से किताब देखना पड़ेगा, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमको जानकारी में है, तो आयरन, है ना। आयरन जो है इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम फेरम होता है। क्या होता है? इसलिए इसका संकेत जो जैसे सिंबल Fe होता है बेटा। गोल्ड, है ना, लोग ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका लैटिन नेम ऑरम होता है। इसका सिंबल Au होता है ना। वैसे चांदी, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 26 है बेटा। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। गोल्ड का 79 है बेटा। बोला कितना है? 79, है ना। सिल्वर अर्जेंटीनम, है ना, इसका लैटिन नेम अर्जेंटीनम होता है। इसका सिंबल Ag होता है। शायद इसका एटॉमिक नंबर देख लेना 47 शायद है, कितना? 47। फिर मरकरी, ये कंफर्म नहीं है, देख लेना। मरकरी का जो होता है तो हाइड्रोगायरम होता है बेटा। हाइड्रोगायरम, इससे Hg इसका सिंबल होता है ना। हाइड्रोगायरम, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है बेटा। क्या होता है? 80 होता है। ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। थोरियम बेटा, थोरियम, है ना, एक यूरेनियम होता है, बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, बहुत खतरनाक बेटा यूरेनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इससे बहुत सारा हार्मफुल रेज निकलते रहते हैं और इसी से एटम बम का फॉर्मेशन होता है।
न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम का ही होता है। यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं बेटा, U235 और U238, है ना। तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है U235, है ना। परमाणु बम, एटम बम का फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना। इसे जिसमें यूरेनियम 235 का खान है, वो आज के टाइम में देश सबसे शक्तिशाली है। जो अलग अलग देश के बारे में जान रहे हो, यूरेनियम 235 का खजाना होता है ना। इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार किया जाता है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बार अगर यूरेनियम फ्यूल पूरा भर देंगे तो 2 साल तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी देते रहेगा, है ना। बहुत कम यूरेनियम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड देते रहेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज के डेट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हर काम में होगा। आज तो हर काम इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो। अब तो व्हीकल्स भी चलने लगा, गाड़ी भी चलने लगा इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो ऑल द वर्क्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो U235 से बना सकते हो। किसी को विनाश करना हो तो U235 का इस्तेमाल होता है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट और भी है, थोरियम भी है ना। थोरियम, रेडियम के साथ एटॉमिक नंबर 88 होता है बेटा। थोरियम के साथ, है ना, 90 होता है। यूरेनियम का 92 होता है। कितना होता है? 92। थोरियम का 90 होता है शायद। रेडियम का 88 होता है। दस सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन का भी मैंने बताया था। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12 और H13। ये जो तीसरा आइसोटोप है बेटा, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इससे भी हार्मफुल रेज निकलते हैं। हार्मफुल रेज कौन कौन है? अल्फा रेज, आगे जाके पढ़ोगे 11th 12th में, हम लोग को डिटेल लगानी है। बीटा रेज, गामा रेज, है ना। अल्फा रेज तो हीलियम आयन के जैसा होता है। अगर किसी से तुमसे पूछेंगे अगर एक रेडियम से अल्फा रे निकला तो क्या निकलेगा? अल्फा रे हीलियम आयन के बराबर होता है। मतलब किसी से अगर एक अल्फा रे निकला तो उसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और एटॉमिक मास 4 घट जाएगा। क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इसको जानना है। मरकरी का सिंबल Hg, सिल्वर का Ag, प्लैटिनम भी जान लेना है। गोल्ड का Au, प्लैटिनम जान लेना है। आयरन का Fe, सोडियम का नाइट्रियम, है ना। यूरेनियम का तो खैर इंग्लिश नेम होता है, इसका सिंबल U होता है बेटा। इसका सिंबल क्या होता है? U। थोरियम का TH हो जाता है बेटा। रेडियम का Ra हो जाएगा, ठीक है। बेरियम का Ba हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ba, ठीक है। और देखो नोबल एलिमेंट्स कल बताया था। हीलियम का He, नियॉन का Ne, ऑर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, है ना। जेनन का Xn और रेडॉन का Rn, है ना। ये सब कुछ सिंबल्स हैं। और भी बीच वाला प्लेटियम का Pd, क्रिप्टन का Kr, कैडमियम, है ना। देखो न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, इसमें कैडमियम का छड़ का उपयोग किया जाता है बेटा। काहे लगी? कैडमियम का छड़ उसमें मंदा का काम करता है, रिएक्शन को स्लो करता है और कंट्रोल करता है ना। तो कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम का Cd बेटा, बेरियम का Ba, है ना। मैग्नीज का Mn, टाइटेनियम Ti, स्कैंडियम Sc, कैल्शियम Ca, है ना, क्रोमियम Cr। ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है और उसका सिंबल्स है, याद रहेगा। और पीरियोडिक टेबल के चार्ट में पूरा तरीका से तो सब एटम्स का नंबर, एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास, है ना, तो सब वो दिया रहेगा, सीरियल वाइज से सरिया रहेगा। तो तुमको केमिस्ट्री जब तक पढ़ना है तो तुमको याद होना चाहिए, समझ गए ना। अब देखो व्हाट डज ए सिंबल इंडिकेट, सिंबल क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज ए सिंबल इंडिकेट, सिंबल क्या संकेत करता है? सिंबल लिख दिए, उसका मतलब क्या है? देखो, इट्स रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर एलिमेंट, सिंबल देखने से पता चल जाएगा। जैसे H लिख दिए तो समझ जाएंगे वो हाइड्रोजन है, Ag लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि हीलियम है। तो सिंबल जो है कौन एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है मतलब दर्शाता है, हिंदी में क्या होता है? दर्शाता है या बताता है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एलिमेंट, जब खाली सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब एक एटम बेटा है ना, ये कंपाउंड है नहीं इसलिए मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। जब सिंबल लिखा हुआ तो सिर्फ क्या है? वो एटम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट। तीसरा, इट रिप्रेजेंट वन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। एग्जाम्पल लिख लेगा, हाइड्रोजन का सिंबल H। एग्जाम्पल लिख लेगा बेटा, एग्जाम्पल हाइड्रोजन ये एलिमेंट हो गया बेटा, और ये सिंबल हो गया, है ना। सिंबल क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अगर 1 और 1 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन है, ये दिखा रहा है कि 1 एटम है ना। ऐसे 1 वाली मत डालो, खाली H डाल दो। H दिखा रहा है कि 1 ये हाइड्रोजन है, दूसरा ये हाइड्रोजन का 1 एटम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले को व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज है? मॉलिक्यूल लिखो, द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस and smallest particle of any substance, a 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 smallest particle of any substance which cannot take part in chemical reaction, which cannot take part in chemical reaction, take part in chemical reaction, but live in free state, but live in free state is called molecules. Live in free state is called molecules. अगला पॉइंट जब लिखेगा, अगला पॉइंट जब लिखेगा, so many atoms combine together and form molecules. So many atoms combine together and form molecules. So many atoms combine together and form molecules. Example लिखिए बेटा, H plus H, है ना, बॉन्ड में डालो। देखो एक हाइड्रोजन लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा दो, ये दोनों का काम करेगा। H डबल बॉन्ड H, ये बन गया तुम्हारा H प्लस H, H2 मॉलिक्यूल। ये हो गया एटम, ये भी एटम, दोनों मिल गया, ये हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए क्या प्रॉब्लम, आई भी लिखना 1 molecule of hydrogen, 1 molecule of hydrogen contain 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of hydrogen, 1 molecule of hydrogen contain 2 atoms of hydrogen। एग्जाम्पल लिख लो CO2 बेटा, ये क्या है? 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अगर देखो तो 1। अगर ऐसा लिख लो 2H2, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यही लिख सकते हो 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 molecule of carbon dioxide contain 1 atom of carbon, 1 atom carbon and 2 atom oxygen। समझना के लिए तो ये आगे जो लिखा रहेगा ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूल। नीचे लिखा रहेगा वो एटम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये 2 molecules of वाटर, देख लिया ना।
आगे पॉइंट में लिखेगा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड इन मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड इन मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल का सबसे छोटा जो पार्टिकल कण होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। smallest particle of any compound, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड इन मॉलिक्यूल्स। तो मैं बता दूं, जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे वो सभी एलिमेंट, सभी के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम दिए थे, लेकिन एवागाड्रो ने कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल का नाम मॉलिक्यूल्स किया। जॉन डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा पार्टिकल किसी का भी सब्सटेंस का हो उसको एटम ही कहते थे, लेकिन इसको चेंज किया, कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहा गया, किसके द्वारा? एवागाड्रो के द्वारा। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया ना मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स आगे किसी भी फार्मूला, केमिकल सूत्र फार्मूला के आगे लिखा रहेगा, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे लिखा रहेगा एटम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? अब किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा कण होगा जो मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या होता है? जब एक, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे होता है। आगे चलकर पढ़ाएंगे हम बॉन्ड। एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसको आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से जानते हैं, दोनों सेम ही है। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या तो गेन हो जाता है या तो लूज होता है। गेन और लूज करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो शेयरिंग हुआ था, H और H के बीच में शेयरिंग हुआ, तो शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बॉन्ड होता है? और इस बॉन्ड बनाकर सभी एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 प्रकार के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यहाँ देखो एक एक एटम शेयरिंग कर रहा है, शेयर में मतलब साझा करना, मतलब तोड़ भी और हमर भी, है ना। ये जो एटम्स है ये उस हार्डवेयर के लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं शेयरिंग, है ना। तो जब शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑक्सीजन में देखो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 और 6। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही शेयरिंग करेगा ना, अंदर वाला शेयरिंग नहीं करता है ना। तो 2, 6 ये अकेले तो स्टेबल होगा नहीं, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम लेगा, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, है ना। 6 और 2 8 हो गया। ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये 6 और 2 क्या हो गया? तो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया ना, तो O और O डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और बन के क्या बनेगा? O2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया कोवैलेंट में, यहाँ भी शेयरिंग है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो डबल बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन देखो 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन कैसे करता है? तो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कहता है इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन करें 2 और 5 होगा, तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 2 3, दूसरा एन में 1 2 3 और 2 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एक और होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बंधन के अंदर भी बंधन, है ना, उपसाथ संयोजक बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड का संयोजक बंधन, है ना। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड। तो ये सब बॉन्ड बना के एटम्स जुड़ते हैं आपस दूसरे दूसरे एटम से और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी 1 और 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जैसी बनेगा तो कंपाउंड हो जाएगा, वो फिर एलिमेंट्स नहीं रहेगा। एलिमेंट का सबसे छोटा जो कण होता है वो एटम्स होता है, कंपाउंड का सबसे छोटा कण होता है मॉलिक्यूल्स होता है। जॉन डाल्टन ने मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के भी छोटे सबसे छोटे पार्टिकल को एटम्स ही बोले थे, इसलिए मैं सिंबल भी दिया था। जॉन डाल्टन का सिंबल है ना, वाटर का देखा था ना, उसको एटम नहीं माने थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाटर इज नॉट एलिमेंट, वाटर इज कंपाउंड। वाटर ये तो ये एवागाड्रो ने इसको सुधारा, अब कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोला? मॉलिक्यूल्स बोला। ठीक है, अब देखो CH का फॉर्मेशन कैसे होगा? CH4 बेटा, CH4 सब क्लास 10 में पढ़ाएंगे। ये मीथेन है, क्या है? मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ये मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, है ना।
मार्स गैस में जहाँ मार्स में दलदल क्या हो गया, जहाँ भी पूरा दलदल वाला एरिया है ना, देखा है पूरा एकदम गीला भूमि, दलदल नहीं है, लगता है पैर जाओगे तो धस जाएगा। तो जहाँ भी दलदल होगा हमेशा पानी गलगल गलगल करते रहेगा, वहाँ मीथेन गैस अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मीथेन गैस है ना, सीएनजी जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, सीएनजी का मेन इंस्टीट्यूट CH4 ही है, उसमें CH4 मेन रूप में पाया जाता है। सोचो मीथेन कितना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास मीथेन का भंडार हो तो पैसा की कमी नहीं होगी, अमीर बनेगा। और आज की दुनिया में पता नहीं लोग पैसे कमाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं, हमको समझ में नहीं आता है। टीचर हो, शिक्षक हो, है ना, पैसे कमाने के पीछे कोई भी झूठ मूठ का इन्फॉर्मेशन देके वीडियो बना के सोच रहा है कि हम बहुत पैसा कमाए। हम लोग आज तक कभी नहीं बोलते, हम लोग वीडियो बनाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए कि भाई मेरा स्टूडेंट है, जो भी अगर मेरे नॉलेज का फायदा उठाना चाहता है उठा लेगा। हम लोग कोई मतलब नहीं, कोई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब कोई मतलब नहीं। कभी हम बोले ही नहीं, कभी हमको जरूरत भी नहीं। मेरा स्टूडेंट जो भी इस पे पढ़ेगा, सीखेगा, जो बात अच्छा ही जाने, है ना, बस यही हम लोग ये रहता है। पैसा उतना ही रहना चाहिए आदमी के पास जितना जरूरी हो। तुम्हारे जितने भी जरूरी का जो काम है, खाना पीना और भी जो तुम्हारे बाल बच्चों के लिए जितना जरूरी है, वो खर्च मेंटेन हो सके, पैसा इतना ही कमाना चाहिए। इतना से अगर ज्यादा कमाने का कोई भी सोचता है, जो कि हम देख रहे हैं कि हर लोग सोच रहे हैं। अब पता है आज की दुनिया में कामयाबी का क्या क्या स्टेटस रहती है, लेवल क्या है, किस आदमी को कामयाब माना जाता है। हर जगह से सुनोगे जो जिसके पास बहुत पैसा उसको कामयाब माना जाता है। मेरे डेरे में है ही नहीं। आज कामयाबी का मापदंड क्या है पता है? आज कामयाबी का मापदंड है जिसके पास से ज्यादा पैसा हो। तुम एक दिन में करोड़ों कमा रहे हो, तुम कामयाब हो, ऐसा है। हमको तो नहीं लगता है। चाहे तुम अपने विचार को समझौता करके कमा रहे हो, किसी जगह झुक के कमा रहे हो, अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ करके कमा रहे हो, है ना, लेकिन पैसा कमा रहे हो तो आज कामयाब माने जाओगे। मेरे अनुसार कुछ नहीं। पैसा उतने जरूरी है जितना तुम्हारे लिए जरूरत, तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सके। अब उससे ज्यादा अगर तुम्हारे पास पैसा अगर आ भी गया तो खतरनाक है, डेंजरस। जिसका इसका कॉमन एग्जाम्पल तो समझ सकते हो। हमारे जैसे तुम्हारे पास खाना ढेर बनी, बहुत सारा खाना हो, तो पेट तो लिमिटेड है ना, तो जितना पेट में खाना आटेगा उतने खाओगे ना। अगर उससे ज्यादा खा कर देख लेना, अंडपच हो जाएगा और तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। तो एक संस्कृत में आज के बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, और संस्कृत नहीं पढ़ने के कारण बेरोजगारी हो रहे हैं, दुराचारी हो रहे हैं, और गलत रास्ते पे अख्तियार कर रहे हैं, और पैसा कमाने के लिए कुछ भी गलत रील्स बना के, टीचर भी झूठ मूठ का इन्फॉर्मेशन। आज तो देखो यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन का भरा पड़ा है। अभी नौकरी का फॉर्म निकलेगा, उस नौकरी का फॉर्म का उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन रील्स ये फोटो पर ऐसी बना दिए, वीडियो बना दिए कि मेरा लाइक्स आएगा, व्यूज आएगा और उससे पैसा मिलेगा। गलत इन्फॉर्मेशन। परीक्षा का डेट निकला, ऑफिशियली निकला भी नहीं है, अब परीक्षा का डेट लगा वीडियो बना रहे हैं। न्यूज चैनल वाला कोई जो घटना हुई नहीं है तो उसका वीडियो बनाया जा रहा है। तो सब चीज गलत। तो संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है, और संस्कृत अभी भी क्लास सिलेबस में, पर एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं, एग्जामिनेशन के व्यू से इसलिए नहीं कहीं कि लोग अब संस्कृत धीरे धीरे भूलता जा रहा है, इसलिए पास तो बहुत लोग ना कर पाएगा। लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से संस्कृत का पढ़ाई बहुत जरूरी है ना। उसमें बहुत पुराना कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। जिसके पास भी अति है, अगर तुम्हारे पास अति मतलब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैसा है, वो बर्बादी का कारण बनेगा। अगर तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, वो बर्बादी का कारण बनेगा। रोड पे जो है किसी प्रकार की घटनाएं हो सकती है, तुमको अंदर घमंड छा जाएगा कि हम दुनिया के सबसे सुंदर आदमी है, और घमंड के कारण तुम हाथ से करते चले जाओगे, और एक समय तुमसे आप लोग बोलना छोड़ देगा, है कि नहीं। सब तुमसे अलग हो जाएगा। हर चीज में ज्यादा खा लोगे तो अनपढ़ हो जाएगा, और ज्यादा पढ़ लोगे तो पागल हो जाओगे। ये भी एक चीज है, ज्यादा पढ़ लोगे तो भी पागल हो जाओगे। तो पढ़ाई भी लिमिट में होना चाहिए जितना तुम्हारे काम है। ऐसा नहीं कि हम 9 में हैं और IIT का सिलेबस कॉपी निकाल के बनाने लगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है, जितना जरूरत है उतना ही खाना है, हर चीज का जरूरत। खेलना भी जरूरत से ही है, जरूरत से ज्यादा खेलोगे पढ़ाई चौपट हो जाओ और अपनी जिंदगी चौपट कर लो। तो हर चीज का। और भी संस्कृत में बहुत अच्छे से श्लोक है कि नहीं।
हिंदी में बहुत सारे अच्छे अच्छे दोहे हैं, वो सब का नॉलेज आज नहीं है। और इसी कारण जो लोग क्या हो रहे हैं, पता है, लोग को जीने का तरीका नहीं मालूम आ रहा है, और अच्छे अच्छे नौकरी पेशा लोग सुसाइड कर रहे हैं। आईएएस, बहुत सारा आईएएस लोग सुसाइड कर रहे हैं, काहे कि वो सिर्फ नौकरी करने वाला पढ़ाई पढ़ा है, जिंदगी जीने का तो पढ़ाई नहीं है ना। तो जिंदगी जीने वाला पढ़ाई पढ़ोगे तब तुम जी पाओगे दुनिया में। एक अनपढ़ गंवार आदमी 100 वर्ष जी लेता है, और आईएएस किया हुआ बच्चा सुसाइड कर लेता है। तुम लाखों ऐसे केस मिल जाएंगे तुमको कि आईएएस किया हुआ है, पैसे की कमी नहीं है, सुसाइड कर लेता है, जिंदगी को खत्म कर लेता है, मतलब उसको जीने का तरीका नहीं है, सिर्फ एक किताबी नॉलेज पढ़ा है। किताबी नॉलेज से जिंदगी नहीं चलती है ना। तो ये सब चीज किताबी नॉलेज भी जरूरत है, और कुछ जिंदगी के बारे में सीखना, सामाजिक भी होना, व्यवहारिक भी होना है, लोगों से अच्छे तरह से बोलना चाहिए, घमंड तो नहीं आना चाहिए, है ना। बहुत लोगों के पास घमंड हो जाता है ना। भगवान तुमको रूप ले देती है, अपने आप को सुनना है कि बहुत बड़ा सुंदर हो रहा है, ऐसे बहुत से लोग दुनिया में पैदा हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है, दो अगले 4 सालों में रूप जो है घटिया हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। तो ये हाँ लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का गुण। The molecules of any given substance are always similar. The molecules of any given substance are always similar. नहीं बोल रहा? अच्छा बता रहे हैं। Always similar. हाँ, the molecules of any given substance are always similar. Molecules of different substances are different. The molecules of different substances are different. और तीसरा, the property of the substance is the property of molecules. जो molecules का गुण होगा वही उस substance का भी गुण शो होगा. The property of the substance is the property of molecules. देखो अगला लिखो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स यही बैठा, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल देखो समझो, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स जैसे एच क्या है, एक एटम है, ये दूसरा एच क्या है, एटम है, ये दोनों जोड़ के क्या बनाया, H2 बनाया। तो H2 भी क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट ही है, तो ये अभी भी एक एलिमेंट ही है, ठीक है। माने ये भले कंपाउंड हो गया तो ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स हो जाएगा कि अगर किसी दो एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स मिलके एक एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। माने वो बनने के बाद भी एलिमेंट के तरह ही रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर दो या दो से मिलकर अलग अलग मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है तो हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तुम, देखो when two and more than two atoms when two and more than two atoms combine together, when two and more than two atoms combine together and form the molecules of an element, is called elementary molecules. एलिमेंट से एलिमेंट्री हो गया बेटा। एग्जाम्पल देखो H2, वो देख लेना, H प्लस H मिलके H2 बनाया, तो H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स कहलाएगा बेटा,
दूसरा उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं है, एक ही तरह के Cl2 लिख लो, O2 लिख लो, N2 लिख लो, है ना, ठीक है, H2Cl2 क्लोरीन, N2 लिख लो, O2 लिख लो, C60 लिख लो बेटा, ये C60 है बेटा, जाके 10 में पढ़ोगे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन में C60 होते हैं, कार्बन के 60 एटम कंबाइन होते हैं बेटा, है ना, 20 को हेक्सागोनल रिंग में, 12 को पेंटागोनल रिंग में, और ऐसा फुटबॉल बकी बॉल के स्ट्रक्चर में, देखो फोटो दिया हो ना, तो बकी बॉल के स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कार्बन 60 से लेकर 350 एटम तक अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना, C60 लिख लो, तो नाम है फ्लोरीन। ये सब एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत सारे एटम आपस में जुड़कर एलिमेंट का, सल्फर किस फॉर्म में रहता है बेटा, S8 लिख लो, S8 सल्फर S8, 8 मॉलिक्यूल मिलकर सल्फर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं बेटा, ठीक है, ये सब क्या है, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स, इसमें एक या दो से अधिक एटम आपस में जुड़कर स्टेबल बनाते हैं उसको, वो एलिमेंट के रूप में स्टेबल हो जाता है। ये जुड़ते क्यों है, स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करने के लिए, समझ में आया बेटा। और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, देखो when the atoms of two and more than two different elements, when the atoms of two and more than two different elements, when the atoms of two and more than two different elements combine together, when the atoms of two and more than two different elements combine together and form a molecules of compound, एग्जाम लिखा होगा H2O, है ना, इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये दो अलग अलग एटम्स का, तो ये हो गया तुम्हारा H2O, एक कंपाउंड बन गया, एलिमेंट्री नहीं रहा। लिख लो CO2 लिख लो, C12H22O11 लिख लो, चीनी शुगर, H2O CO2 C12H22O11 शुगर का है, NaCl नमक का हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये सब तुमको अलग अलग कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, समझ गया। अब देखो अगला जो चीज है बेटा एटॉमिसिटी, देखो एटॉमिसिटी से पहले समझ लो एटॉमिसिटी, जैसे हम लोग आता है बेटा, और क्वेश्चन में देखो एगो तो हुआ आया, एक होता है नहीं आता, तो नहीं आता तो तुम लोग क्वेश्चन छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को सोचना है, समझना है। हम लोग को कुछ चीज का जवाब नहीं भी आता है तो हम सोच के हम लोग लिख देते हैं, ये हम अपने आप अंदर जो है ये क्या बोले क्षमता डेवलप की होगा, ये क्षमता तुम लोग डेवलप की हो। देखो जैसे H2O, ये क्या है बेटा, इसका अगला कुछ तो 1 है, तो 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, क्या है ये 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं, देखो 2 एटम्स हाइड्रोजन, 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन है, 1 एटम क्या है, टोटल कितने एटम्स हो गए बेटा, टोटल एटम्स क्या हो गया, 2 + 1 3 ना, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होंगे वो उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा। इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया बेटा, एटॉमिसिटी आ गया तुम्हारा 3 हो गया, एटॉमिसिटी कितना हो गया बेटा 3। C12H22O11, इसके अंदर तो एक है, एक ही मॉलिक्यूल्स में, ऐसा नहीं कि 2 मॉलिक्यूल्स में, एटॉमिसिटी 1 मॉलिक्यूल्स में होगा। इसका अगर तो 1 लिखा है, इसमें कितना है 12 + 22 + 11, 22 11 बेटा 33, 33 2 35, 35 10 45, इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा बेटा 45। बराबर CO2 में एटॉमिसिटी CO2 का एटॉमिसिटी कितना होगा 3, है ना, H3PO4
एटॉमिसिटी कितना होगा 4 1 5 3 8 H3PO4 4 1 5 3 8 H2CO3 का एटॉमिसिटी क्या होगा? ये फास्फोरिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, 3 1 4 2 6। तो किसी भी एटम्स के एक मॉलिक्यूल्स में, सॉरी किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वह उस कंपाउंड का एटॉमिसिटी परमाणुकता कहलाता है। समझ आया क्या? लिखो एटॉमिसिटी ATOMICITY एटॉमिसिटी में परमाणुकता लिखो। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट the number of atoms present in the one molecules of any compound in one molecules of any compound, the number of atoms present in one molecules of any compound is called atomicity of the compound. एग्जाम्पल लिखो H2O, लिखो एटॉमिसिटी 3, समझ गया ना? ये शुगर एटॉमिसिटी 45, देखो CO2 एटॉमिसिटी 3, H3PO4 एटॉमिसिटी 8, H2CO3 एटॉमिसिटी 6, है ना? एटॉमिसिटी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत एटॉमिसिटी समझने में? कोई दिक्कत? तो किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, वो उसको क्या कहलाएगा? एटॉमिसिटी। हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? परमाणुकता, एटॉमिसिटी कहलाएगा। अब ध्यान देना, देखो बेटा, अगर जिसका एटॉमिसिटी, जिस कंपाउंड का एटॉमिसिटी 1 है उसको मोनोएटॉमिक कहा जाता है। क्या कहता है? तो मोनोएटॉमिक तो अभी बताया नहीं, कल बताए थे बेटा, भूल गया तुम लोग। जैसे हीलियम एक ही एटम में स्टेबल होते हैं, नियॉन जितना भी नोबल गैस है एक ही एटम में स्टेबल होते हैं, स्टेबल हो गया तो ये मतलब मॉलिक्यूल्स के जैसा हो गया। तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इसका एटॉमिसिटी 1 होगा। क्या हो गया? H2 एटॉमिसिटी 2 हो गया, है ना? Cl2 एटॉमिसिटी 2 हो गया, O2 एटॉमिसिटी 2 हो गया, N2 एटॉमिसिटी 2 हो गया। ठीक है, N2 भी अब मॉलिक्यूल्स हो गया बेटा, है ना? भले ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये मॉलिक्यूल्स हो गया। He ये एलिमेंट के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी है, काहे कि ये सिंगल एक ही एटम में स्टेबल होते हैं। ये नोबल गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, एक प्रकार का ये तुम्हारा क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री का साधु संत है। वो अकेले अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, किसी से इसलिए से नोबल गैस, रेयर गैस या नॉट गैस के नाम से निष्क्रिय। कौन क्रिय? निष्क्रिय। तो जिसका एटॉमिसिटी, जिस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी 1 होगा उसे मोनोएटॉमिक कहेंगे, जिसका एटॉमिसिटी 2 होगा उसे डायएटॉमिक कहेंगे, जिसका एटॉमिसिटी 3 होगा ट्राइएटॉमिक कहलाएंगे, है ना? जिसका एटॉमिसिटी 4 होगा टेट्राएटॉमिक कहलाएगा, जिसका 4 से ज्यादा होगा तो पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। समझ में आया? पढ़े हो ना? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, सब एक ही जगह है, पॉलिनोमियल। समझा? तो लिखो, the compound which atomicity is 1 is called monatomic. The compound which atomicity is 1 is called monatomic. The compound which atomicity is 1 is called monatomic. एग्जाम्पल लिख लो, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। The compound और मॉलिक्यूल्स कर दो बेटा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स विच एटॉमिसिटी इज 1। समझ रहे हो? कृति 9 में भी तुमको हमको मेरे को पढ़ना चाहिए, या तुम जैसे सब स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जिसको पढ़ने से मतलब होता है। इधर के बच्चा टॉप इसलिए नहीं करता है कि सही आदमी के पास पहुंच नहीं पाता है, और अगर सही के आदमी के पास पहुंचने देता है तो पहुंचने वाला आदमी जो है उसको रास्ता काट देता है। और क्या बोले, ये हमारे नालंदा जिला का एक बहुत बड़ा विडंबना है, और इसी कारण नालंदा जिला से न तो सीबीएसई में आज तक टॉप कर पाया है, न तो बिहार बोर्ड में टॉप कर पाया है। समस्तीपुर से टॉप करता है, ढोले से टॉप करता है, बिहार बोर्ड नालंदा से कोई टॉप नहीं करता, क्योंकि यहाँ के जो ऐसा जो जीलस वाले लोग हैं ना, वो अच्छे टीचर नजर रखेंगे, और अगर कोई जा रहा है तो उसको रोक देंगे।
उसको नॉलेज वहीं तक रह जाता है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता है। बहुत बड़ी बड़ी एक परेशानी है हमारे नालंदा जिले का, हर लोग में, हर क्षेत्र में। इसलिए नालंदा का जिला जो है इतना आगे होते हुए भी हर जगह से पीछे है। यहाँ पे तो पता है, जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ा है, जो मेरे क्लास पहले बहुत जल्दी नहीं 1-2 साल पहले पढ़ा है, कोई मेरा खिलाफ में बोलता है और कुछ भी बोलता है, तो क्या तरक्की करेगा वो? तरक्की वहीं पर खत्म होगी। क्या दुआ देंगे उसको? या जो भी मेरे नहीं, मेरे से पहले और भी किसके पास पढ़ा है, सब कुछ नहीं बोलता है, तो भी क्या दुआ दे? ऊपर से देखने वाला है ना कोई, एक ऊपर वाला है, भगवान देखने वाले होते हैं। वो तुम क्या कर रहे हो ना कर रहे हो, वो सब मैच्योर करने वाले होते हैं। तुम्हारे साथ कौन बुरा किया, इसलिए हम लोग किसी के साथ बुरा नहीं करते, डरते हैं बुरा करने से। एक है ऊपर बैठने वाला देखने वाला, अगर तुमको अपने आत्मा को फील हो जाएगा उसके साथ बुरा किए हैं, तुम्हारी तरक्की खत्म हो गई। आज जब यहाँ तुम मडियामेट हो जाओ, तो इसलिए मोनोटॉमिक हो गया, तो ये इनर्ट गैस। तो लिखो डायटोमिक, लिखो द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स विच एटॉमिसिटी इज 2। एटॉमिसिटी समझ में आया बेटा? द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स विच एटॉमिसिटी इज 2, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स विच एटॉमिसिटी इज 2 इज कॉल्ड डायटोमिक। लिख लो H2 Cl2 N2 O2 etc। ये सब एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है ना? एक ही एलिमेंट के एटम्स जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं। तो जब एक ही एलिमेंट के एटम जुड़ के कंपाउंड बनाएंगे तो क्या कहेंगे? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ये भी लिख सकते हो डिफिनेशन में, है ना? व्हेन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स का एक परिभाषा ऊपर लिख लो बेटा। देखो मेरे दिमाग में आया, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स का ऊपर लिखो परिभाषा, ऊपर साइड में, बाद में फेर में कर लेना, डायरेक्टली फेर में मत डालना, है ना? कितना लोग डायरेक्टली फेर में डाल लेते हैं, सब काम नहीं करना है ना? समय तुम्हारे में 24 घंटा, 24 घंटा पता है दिल्ली से 2 बार नहीं आता है ना? लिखो when the atoms of same element combine together, 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 तेजी में लिखो, हम 10 बार बोल चुके हैं। When the atoms of same elements combine together and form molecules, when the atoms of same element combine together and form molecules, then this type of molecules is called elementary molecules. Then this type of molecules is called elementary molecules. Sikha? When the atoms of same element combine together and form molecules, then this type of molecules is called elementary molecules. Example लिख लो H2 Cl2 O2 N2 etc। एसिड भी लिख सकते हो, एसिड लिख सकते हो, सल्फर है ना, C60 क्लोरीन लिख सकते हो etc। तो डायटोमिक लिख लिया, CO भी लिख लो, एग्जाम्पल डायटोमिक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, हाँ ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है बेटा। CO O2 and Cl2 सब तो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है, CO कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, इसमें अलग अलग एलिमेंट भाग लिया है। एक एटम कार्बन, एक एटम ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही खतरनाक है बेटा, अस्थमा, दमा, बहुत सारी बीमारियां, खांसने वाला, फूंकने वाला। ये है जब कोई भी चीज जलाओगे ना, कच्चा धुआं देगा। कच्चा धुआं मतलब कितना धुआं उजला टाइप का होगा, तो कच्चा धुआं जो है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर वो तुम्हारे अगर नाक के द्वारा चला गया लंग्स में, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को ट्रांसफर होता रोक देता है, तो तुम मर भी सकते हो, खांसोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बच के रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आई दोनों कैपिटल होना चाहिए था। अगर एक कैपिटल का स्मॉल देते तो एलिमेंट हो जाएगा, सिंबल एलिमेंट हो जाएगा। मैं कल बताया था तुमको, तो छोटी छोटी बातों को जानना है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा। तो ये एक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है जिसका एटॉमिसिटी 2 है। एटॉमिसिटी बाकी लिख लो ना, ट्राइएटॉमिक लिख लो, अब शॉर्ट में लिख लो, ट्राइएटॉमिक एटॉमिसिटी 3, टेट्राएटॉमिक एटॉमिसिटी 4 और पॉलीएटॉमिक एटॉमिसिटी मोर देन 5। बुझकर सबका एग्जांपल लिख लो बेटा, है ना? तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। ट्राइएटॉमिक लिख लो H2S CO2 N2 NO2 H2O, सब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया।
टेट्राएटॉमिक P4 है ना, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है P4 है ना, और भी है HNO3 नहीं, ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये पॉलीएटॉमिक, सब में फार्मूला लिख लो, जिसमें 4 से ज्यादा होगा। और ये डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस है। देखो एटम्स एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। दूसरा, एटम्स फ्री स्टेट में नहीं रहता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में रहता है। एटम्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एटम्स है ना, नहीं तो हो सकता है ना, एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो एटम को डिवाइड करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे तो एटम्स मिलेगा, है ना। तो ये तुम्हारा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस भी, प्रॉपर्टीज सब जो है लिख लोगे, बाकी अगले क्लास में करेंगे। मॉडल्स ऑफ एटम्स एंड मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज आयंस, वैलेंसी, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्लास 8 में पढ़ा चुके हैं। आयंस अभी मैंने बताया, जैसे सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंस 2 8 1 2 8, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के बाद फालतू है, इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो एक किसी को दे देगा या तो 7 किसी से मांगेगा। तो किसी को देने में या किसी से मांगने में, दोनों में हाई एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो कोई भी आदमी कंजूस होता है, जितना कम से कम हमको खर्चा हो, तो जितना कम एनर्जी खर्चा होगा ये वो देने में ना, इसलिए कोई क्या कर देता है, दे देता है और बन जाता है पॉजिटिव आयंस। अब इसका इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 2 8 हो गया। तो जब ये था यहाँ एटम्स, और ये जब पॉजिटिव बन गया, ये हो गया आयंस, पॉजिटिव आयंस। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब कोई को गेन कर देता है, Cl माय बार होता 17, 2 8 7 होता है ना, तो ये किसी और से ले लेगा तो 2 8 8 बन जाएगा, तो लेने वाला माइनस बन जाता है। ये हो गया तुम्हारा आयंस। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, आयंस बन जाता है। आयंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम पॉजिटिव चार्ज आयंस को कैटायंस भी कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस को एनायंस भी कहते हैं। पॉजिटिव आयंस कब बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मैंने किसी को दे देगा। नेगेटिव आयंस कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, नेगेटिव आयंस, एटॉम की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, पॉजिटिव आयंस, ये आयंस हो गया। अब बहुत सारे रेडिकल्स भी होते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन उसमें भी चार्ज होता है, उसको भी हम आयंस कहेंगे। इसमें समझ में आया। आगे वैलेंसी, वैलेंसी देखो बेटा, जैसे 2 8 1 है, ये 2 तरीके, एक ये तरीका से बोर-बरी रूल के द्वारा, है ना, 2 8 1, है ना, इसको सेल मेथड कहते हैं, ऑर्बिट मेथड कहते हैं। तो ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल, तो लास्ट सेल कौन है, M है, लास्ट सेल क्या है, M। तो लास्ट जो सेल में जो एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन, है ना, लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में, सेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लास्ट ऑर्बिट के पहले जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन 10 को है, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन, CORE 4 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और लास्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले वाले इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो खैर वैलेंसी से सिर्फ लास्ट वाला से मतलब होता है, पहले से मतलब नहीं होता है। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को सरियाने के बाद कौन कहां किस में जाएगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4 अगर रहता है, जब बैठा लो दिमाग में, बैठा लो, याद कर लो। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेल मेथड है, बाकी अफवाह प्रिंसिपल से सबसेल मेथड भी बताएंगे हम, है ना। तो अगर लास्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहा तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगा। वैलेंसी क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 रहेगा तो वैलेंसी क्या करेगा, 8 में से घटाएंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन उसके लिए चाहिए, इसको ऑक्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम और कुछ अलग एलिमेंट डुअल प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। 8 रहेगा तो इसमें 8 5 रहेगा, तो 8 में से 5 वैलेंसी कितना हो गया, 3। जैसे नाइट्रोजन बेटा, इसमें 2 और 5 होता है बेटा, लास्ट ऑर्बिट वैलेंस 5 है, इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा बेटा, वैलेंसी 5 नहीं होगा, वैलेंसी 3। ऑक्सीजन बेटा ये 6, ऐसे 8 होता है ना, 2 और 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितना है 6, इसका वैलेंसी 8 में 6 करेंगे, कितना हो गया, वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 होगा बेटा। देखो क्लोरीन 2 8 और 7,
लास्ट ऑर्बिट कितना है, तो इसका बैलेंस ये हो जाएगा 8 में 7 किया 1 हो जाएगा बेटा, है ना। नियॉन बेटा, है ना। ऑर्गन बेटा 2 8 8 हो गया, लास्ट ऑर्बिट 8 हो गया बेटा, तो 8 में से 8 गया 0, बैलेंस 0 बेटा, इसलिए इसको नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। तो बैलेंस भी तुमको सेल मेथड से बता दिया। अब बहुत सारा सेल है जिसको नील्स बोर ने और एक बरी वर्ग है, इसलिए बोल्ट्जबरी रूल कहते हैं, बोल्ट्जबरी रूल। उसने बताया था कि किसी भी एटम के जो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस, इसका कोई रदरफोर्ड ने किया था, पढ़ाएंगे आगे हम, या पढ़ा दिए होंगे, कोई याद नहीं है ना। तो ये रदरफोर्ड ने इसका ये बताया था, अदर्स रदरफोर्ड ने कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना। इस ऑर्बिट का नाम दिया बोर्ड ने के एल एम एन, इस तरीका से, है ना। तो इस किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके लिए सूत्र है 2n²। क्या बोल रहा है, 2n², जहां n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहां n क्या है नंबर ऑफ, ये तुम्हारा पहला ऑर्बिट है। आगे जाकर पढ़ोगे 11 12 में पढ़ाएगा एन और बड़े बड़े कोचिंग पढ़ाएंगे, तो उसको क्वांटम नंबर कहते हैं। ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना n, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तुमसे मैं बोल दूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तुमको लगा ये कितना बड़ा चीज होगा, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। k का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा, l का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा, m का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो बहुत सारा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, समझ आया। तब तक यहाँ से एक और होता है शायद अजीमुथल क्वांटम नंबर, चारों तरफ क्वांटम नंबर होते हैं, आगे पढ़ोगे तो ये अभी जरूरत नहीं है। एक 2n², देखो के पहला ऑर्बिट है ना, तो दुगने, यही से तो केमिस्ट्री ध्यान देने की बातें हैं। नहीं समझोगे बेटा तो केमिस्ट्री तुम्हारा बकलोड नहीं रह जाएगा और आगे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ बढ़िया टीचर नुमा दशमलव नहीं पकड़ा तो बस वही हालत रहेगा खराब, 40 42 लटक जाओगे, है ना, बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। अगर बुरा स्थिति तुमको चाहिए तो अच्छा है, वही पकड़ो और करो, आगे बढ़ो। हम लोग को तो जिंदगी कैसे न कैसे जाना ही है, ऐसे थोड़ी। कुछ स्टूडेंट लगता है सर के पास जाएंगे तब सर का घर द्वार चलेगा, पैसा का होगा, बाकी पैसे भूखे मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी को चलाने वाला ईश्वर बैठा हुआ है ना। तो अपने साथ नहीं देखते हो, तुम्हारे पास देखते हो शराब पीने वाला देखना, तो गौर कर देखना, भगवान की नीति को देखना, शराब पीने वाला को देखना, वो कमाता कुछ नहीं है, लेकिन उसको शाम को पीने वाले उसको कहीं ना कहीं से 40 रुपया आ जाए। तब कहाँ से उठा, जो 500 खर्चा करता है वो कुछ नहीं कमाएगा, फिर भी उसके पास 500 आ जाएगा। अभी कौन देता है? और इसको लोग सरकार बोलता है कि 5 किलो अनाज देके जिंदा रखे लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर दिलाता है। तुम देखे बने अचानक तुमसे अगर तुम्हारा कोई काम छूट गया, देखना है तो गवर्नमेंट खोजा दूसरा रास्ता तुमको इंतजार कर रहा हो, और दूसरा रास्ता तुझे खोजने के जरिए मिल जाएगा। तुम ये होता है, चलाने वाला कौन है, से डरना नहीं है। अपने कर्म जो है, जो तुम्हारा काम है, अगर पढ़ा रहे हो तो टीचर का काम है, टीचर तुम्हारा कर्म पढ़ना है, पढ़ो पढ़ाओ। अगर तुम स्टूडेंट हो तो काम पढ़ना है, पढ़ो, है कि नहीं, तो तुम्हारा अपना काम करते रहो। हाँ, टीचर का इज्जत भी करो। आज के स्टूडेंट में टीचर में इज्जत करने का भावना कट गया है, कुछ समझ में नहीं करता है, तो तुमको भी कोई नहीं समझेगा फ्यूचर में। ठीक है, हो गया 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल एन का वैल्यू 2 है ना, दूसरा ऑर्बिट है, 2 से 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 नहीं 8। हाँ, इसमें हिंदी आना ना 18 32 इसमें 4 को 16 ना। इस तरीका से आगे इस फार्मूला से नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे अलग अलग सेल में, है ना। और इसके आगे थ्योरी हम अगले क्लास में बताएंगे।